प्रेम भाई सर, प्रेम भाई आप ये बताइए कि 5 चुनाव हैं, उसमें से 4 तो बहुत अहम हैं। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि जो 1 फरवरी को बजट आएगा और ये जो सेशन 13 फरवरी तक चलेगा, क्योंकि उसके बाद तो मेरे ख्याल में 24, 25, 26 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। ये इलेक्शन का एजेंडा क्या सेट करने वाला होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी तक बीजेपी का जैसा स्पेस रहा है, बीजेपी कोई जगह नहीं देती है। और बीजेपी का एक, मैं इसलिए इस बात को अंडरलाइन लाइन कर रहा हूं, बीजेपी दूसरे को तकलीफ में देख के ज्यादा खुश होने वाली पार्टी है, नफरत फैला के वोट लेने वाली पार्टी है। क्योंकि कल जो राहुल गांधी के साथ तीसरी रो में बैठाना या कहीं वो करना, मुझे लगता है उससे राहुल गांधी की हैसियत पे क्या फर्क पड़ेगा कि तुम तीसरी में बैठाओ या 5वीं में बैठाओ। लेकिन आपने अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया कि हम किस तरह की मानसिकता की पार्टी है। ये संसदीय जो ये सत्र है, ये इलेक्शन की दृष्टि से कितना एजेंडा सेट कर पाएगा और कितना अहम है, प्रेम भाई? जी, शुक्रिया आनंद जी। निश्चित रूप से बजट जो सत्र होता है एक मौका होता है कि चुनावी राज्यों को वो उससे हाँक ले जाएं और अपने लिए परसेप्शन बनाएं। और इसमें जो मुद्दे अपोजिशन उठाने का प्रयास कर रहा है, उसमें ये है कि अपोजिशन के मुद्दों को सत्ता पक्ष मानेगा नहीं, उस विषय पर बहस होने नहीं देगा और अपोजिशन उस बात पर इंसिस्ट करेगा। और इस बीच जो कुछ भी फैसले वो लेंगे उसको वो उस स्टेट के विरोध में बताते हुए उन पर हमला करेंगे कि ये बंगाल के विरोधी हैं, तो ये असम के विरोधी हैं, ये तमिलनाडु का भला नहीं चाहते, तो ये केरल का भला नहीं चाहते। और इस तरह की बातों से वो अपोजिशन में जो जैसे इंडिया गठबंधन है, इनके बीच में एक दरार पैदा हो, ये पॉलिटिक्स होगी। लेकिन सत्ता में है बीजेपी, तो बजट के माध्यम से नई योजनाएं लाना, नई विकास बजट के कार्यक्रम रखना, उसमें बंगाल को प्रायोरिटी देना, तमिलनाडु या बाकी स्टेट्स को प्रायोरिटी देना, असम को, उनके हाथ में है, वो तो वो करेंगे। पर बात यह है कि क्या इस सत्र में, बजट सत्र में बड़े मुद्दों को लेकर एक प्रभाव विपक्ष छोड़ पाता है या नहीं। और बीजेपी की जो शैली है वो थोड़ा रिवर्स स्विंग खेलने की ज्यादा है। आप देखेंगे जैसे यूजीसी वाले मामले में भी है, तो इतना आसान नहीं है कि यूजीसी के मसले पर दो टूक निर्णय तुरंत ले लिया जाए। बीजेपी जानती है कि सवर्ण वोट उसके पास रहेगा ही, झक मार करके करेगा क्या, थोड़ा विरोध करेगा, फिर हमारे पास रहेगा, उसको विरोध में जाने दो। वो जितना हमें गाली देगा सवर्ण वोटर यूजीसी के मुद्दे पर, उतना ओबीसी, एससी, एसटी के वोट बैंक में वो अपने लिए सहानुभूति पैदा करेंगे। ये उनकी टैक्टिस है और उस पर वो चल रही है। ऑपोजिशन के लिए ये स्पेस नहीं है। अपोजिशन को है कि या तो सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से यूजीसी के साथ में रहा जाए और नरेंद्र मोदी की सरकार के फैसले का समर्थन किया जाए, ये स्टैंड लीजिए। तो मतलब आप पॉलिसी के साथ नहीं है, आप मोदी सरकार के स्टैंड के भी साथ हैं। तो यहां आप इधर खड़े होते हैं तो आप मोदी सरकार के स्टैंड के साथ भी दिखते हैं, तो ये स्टैंड लिया जाए। या फिर इस स्टैंड के अलावा ये समझाया जाए कि एससी, एसटी, ओबीसी, भाई ओबीसी को आप एससी और एसटी के बराबर में कैटेगरी में ला रहे हैं, इस डिबेट में रखा जाए। ये भी थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल है वो है कि भाई ओबीसी को वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, सत्ता में भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो वो स्टैंड भी कांग्रेस नहीं ले सकती है। तो अपोजिशन, और उसमें एक एकरूपता भी होनी चाहिए, पूरे अपोजिशन का एक स्टैंड होना चाहिए। तो बीजेपी एक ऐसी चाल चलती है जिसमें स्टैंड लेने में दिक्कत हो, तो लेकिन दिक्कत के बावजूद सफलता तभी मिलेगी जब आप क्लियर स्टैंड लेंगे। तो आपको इंडिया लेवल पर, यानी इंडिया गठबंधन के लेवल पर एक स्टैंड लेकर आना चाहिए। और कम से कम अगर आपको डर ना हो तो पार्टी का स्टैंड क्लियर होना चाहिए। भले गठबंधन में मनभेद हो सकते हैं, पार्टी का ही स्टैंड क्लियर कीजिए। अगर स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अजय राय कुछ और बोलेंगे, लल्लू
जी कुछ और बोलेंगे और सेंट्रल पार्टी लीडरशिप कुछ और बोलेगी, और इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी और उनका जो मकसद है वो पूरा होगा कि वो बांटेंगे पॉलिटिक्स को। तो ये रिवर्स स्विंग खेलने के वो एक्सपर्ट हो गए हैं, ये बात आप देखिए। अभी इस बार जैसे शंकराचार्य वाला ही विवाद है, तो शंकराचार्य ने एक मुद्दा जो उठाया था, भाई एक ऐसा मुद्दा था जो कि बीजेपी में साधु संतों के मन में बीजेपी के लिए या उसकी सरकार के लिए एक असंतोष पैदा हुआ। ऐसा तो पहली बार हो रहा था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे को जो राजनीतिक फायदा और उठाया जा सकता था, ये उसको डाइल्यूट करने में बीजेपी कामयाब रही। यही उसको उन्होंने बैलेंस किया यूजीसी वाले मामले से। ऐसा मुद्दा ले आया, मंडल कमंडल हमेशा रहता है, आप मंडल उठाएंगे वो कमंडल, इस बार उलट गया। मंडल वाला मुद्दा एक तरह से, क्षमा कीजिए, कमंडल वाला मुद्दा एक तरह से ऑपोजिशन के पास था, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से। नहीं, और एक मिनिस्टर भी जैसे केशव चंद्र मौर्य है, उनके द्वारा भी एक नेता वैसे बोला तो दूसरे वैसे करके उसको, वैसे भी उन्होंने बैलेंसिंग की, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जहां एक बयान दिया यूजीसी को लेकर के, उनका अनशन ही आज खत्म हो गया। यूजीसी पर आपने खुल करके जैसे बयान दिया, वो मंडल कमंडल में अभी मुक्तेश्वरानंद जी कमजोर पड़ गए, उनको अनशन उठा करके जाना पड़ा। तो ये बीजेपी एक मजबूत विरोध और प्रतिरोध को भी डायल्यूट करने में यहाँ कामयाब रही। तो ये हम देखते हैं कि बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी में उसके पास बहुत साधन संसाधन बहुत हैं, तो उसका इस्तेमाल करती है। इसके अलावा अपोजिशन के भीतर जो है, जैसे अभी मनोरमा जी बात कर रही थी इसका बंगाल को लेकर के, तो बंगाल में ऐसा है कि मेरी राय थोड़ी डिफरेंट है कि जैसे आप ममता बनर्जी के साथ खड़े होइएगा, चाहे कांग्रेस और लेफ्ट, वैसे आपने नंबर 2 की कुर्सी बीजेपी को दे दी है ना। आप कभी नंबर 2 नहीं हो सकते ममता बनर्जी के साथ रहते हुए। ममता बनर्जी के खिलाफ रह करके ही आप दूसरे नंबर पर होंगे। आप इमेजिन कीजिए, क्या केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिल करके बीजेपी से लड़े क्या? अगर लड़ेंगे उस दिन बीजेपी दूसरे नंबर पर आ जाएगी। तो वहां वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं ना। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ेगी तो उस दिन बीजेपी दूसरे नंबर पर आ जाएगी। वैसे ही आपको अगर 2 नंबर से हटाना है बीजेपी को, नंबर 1 तो छोड़िए, 2 नंबर से हटाने की जिद के साथ में कम्युनिस्ट और कांग्रेस को ममता बनर्जी के जो एंटी इनकम्बेंसी है, अरे ममता बनर्जी से भी बड़ी कोई तानाशाह है क्या क्षेत्रीय लेवल पर? उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके खिलाफ आपको सड़क पर उतरना होगा। वो लड़ती हुई दिख रही है, अरे वो कुछ नहीं लड़ती हुई दिख रही है, सत्ता में है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो लड़ रही है। अपोजिशन में होती तो इस तरह से नहीं लड़ रही होती, जैसे अखिलेश यादव में लड़ने की क्षमता नहीं है क्या? है। लेकिन ममता बनर्जी को थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है, वो सत्ता में है, वो टकरा रही है, लड़ रही है, और उनके साथ है कि इंडिया गठबंधन में भी है। तो इंडिया गठबंधन में रह करके कांग्रेस और लेफ्ट और दूसरे तमाम लोगों को भी अपने साथ रहने के लिए विवश कर देती है। ये जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स को स्टेट लेवल पर तो समझना ही पड़ेगा कि आपको ममता बनर्जी के खिलाफ स्टैंड लेना होगा। अदरवाइज बीजेपी को नंबर 2 रहने से और हो सकता है सत्ता में भी आने से रोक नहीं सकते आप। जी।